हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू पे हमने फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग एंड मास्टरिंग म्यूचुअल फंड्स, ये दोनों कोर्सेस लॉन्च कर दिए हैं। सो अगर ये कोर्सेस को आपको सब्सक्राइब करना है तो स्टॉक ये प्रोमो कोड यूज कीजिए एंड आपको 4,000 रुपए का डिस्काउंट ये कोर्सेस पे मिल जाएगा। काफी अफोर्डेबल प्राइसेस पे ये कोर्सेस हमने यहाँ पे लॉन्च किया है। आशा करूंगा आप जरूर उनको सब्सक्राइब करोगे। आज की ताजा खबर की शुरुआत तो यूएस मार्केट्स के साथ ही करनी होगी। डाउ जोन्स हो, S&P 500 हो या फिर नास्डैक हो, सारे इंडाइसेस कल ऊपर थे। फ्रॉम 1.61% टू 2.68% ऐसा लग रहा है। मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो डिक्लेयर किए हैं फेडरल रिजर्व ने, वो मार्केट को बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहे हैं। क्लैरिटी जो दी है रिगार्डिंग रेट हाइक्स, दैट्स व्हाट मार्केट वाज लुकिंग फॉर, and now markets are feeling, that's what the current feelings are. Feelings can change, we cannot guarantee the feelings, but currently the feelings are US Federal Reserve will not take its policy rates beyond 3% or even beyond 2.5%. that's what the markets are expecting, और इसीलिए यूएस की 10 ईयर जिसे गिल्ड थोड़ी सी शांत हो गई है 2.75%, लास्ट 3-4 डेज वहीं पे सेटल होने की कोशिश वो यील्ड की चल रही है, और इसीलिए अब फोकस फिर से एक बार मार्केट्स की तरफ जा रहा है। अब कल हम बात करेंगे तो यूएस का Q1 का जो जीडीपी था वो तो कंफर्म हो गया कि यूएस वाज इन नेगेटिव जीडीपी, बट कंज्यूमर का स्पेंडिंग जो है वो अच्छा खासा बढ़ रहा है इन दिस क्वार्टर, एंड दैट्स व्हाई जो रेसेशन के फियर्स थे तो शायद वो भी कहीं ना कहीं वेन हो रहे हैं, ऐसा भी मार्केट का मानना है। ऐसा मार्केट का मानना है, हमारा मानना नहीं है, बिकॉज मार्केट्स आर सजेस्टिंग द जॉबलेस क्लेम्स आर अगेन एट लो, एंड जो कंज्यूमर की स्पेंडिंग है वो फिर से एक बार काफी एग्रेसिवली बढ़ती हुई नजर आ रही है। सो जो रेसेशन के फियर्स थे कि कंटिन्यूअस 2 क्वार्टर में अगर नेगेटिव जीडीपी आता है तो रेसेशन कंफर्म हो जाता है। सो लुक्स लाइक Q2 कैलेंडर ईयर 2022, क्योंकि हमारे लिए फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से लेकर मार्च तक होता है, यूएस के लिए इट इज फ्रॉम जैन टू दिसंबर, एंड दैट्स व्हाई उनका Q2 चल रहा है यहाँ पे 2022 का। सो वो जो चीज है तो स्पेंडिंग की वजह से शायद Q2 में निगेटिव जीडीपी नहीं रहेगा, ऐसा माना जा रहा है। अभी भी समय है, अभी भी एक पूरा महीना बचा हुआ है। सो विल हैव टू सी हाउ थिंग्स गेट डेवलप्ड, वो भी हमने यहाँ पे देखना होगा। सो ये कुछ फैक्टर्स है, दैट्स व्हाई मार्केट्स को थोड़ा सा रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। बट आई ऑलवेज रिमेंबर कि शॉर्ट टर्म में इट इज न्यूज विच ड्राइव्स द मार्केट, इन द लॉन्ग टर्म द अर्निंग्स ग्रोथ एंड ओवरऑल इकोनॉमिक जीडीपी ग्रोथ, वो मार्केट्स को ज्यादा मैटर करते हैं। शॉर्ट टर्म में न्यूज फ्लो, एनालिसिस, एक्सपेक्टेशन, एस्टिमेट्स, ये चीजें बहुत ज्यादा हावी रह सकती है मार्केट्स पे, बट लॉन्ग टर्म में अर्निंग्स, उस पर ही ध्यान रखना है। अब इंडियन मार्केट्स की तरफ थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो इंडिया में से जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के आउटफ्लोज हुए हैं फ्रॉम अक्टूबर 2021, जब मार्केट्स पीक पे थे, तो वहां से लेके अब तक जो आउटफ्लोज हुए हैं वो मोर देन 2 लाख करोड़ रुपीस के। कितने? 2 लाख करोड़ रुपीस। तो इन द मंथ ऑफ मे इटसेल्फ, मतलब 26 मई तक टोटल जो आउटफ्लोज हुए हैं इंडियन मार्केट से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के, दैट पर्टिकुलर नंबर इज 40,000 करोड़ प्लस। मतलब 20% जो टोटल आउटफ्लो के 20% आउटफ्लोज आर इन द मंथ ऑफ मे 2022। बट फिर भी आई थिंक मार्केट्स आर लुकिंग स्ट्रांग, लुकिंग एट दी एग्जिट्स। कल मैंने जो वीडियो बनाया था परिमल आडे इस चैनल पे, लेसन्स टू लर्न फ्रॉम बेयर मार्केट्स, उसमें मैंने पुराने बेयर मार्केट्स के कंपैरिजन किए थे। मार्केट्स कितने डाउन थे, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने सेलिंग कितना किया था, म्यूचुअल फंड्स ने बाइंग कितना किया था, तो वो एक कंपैरिजन मैंने उस वीडियो में बताया था। और लर्निंग्स यही बताए थे कि हमने 2005-6 में बेयर मार्केट देखा है, हमने 8-9 में बेयर मार्केट देखा है, हमने 15-16 में बेयर मार्केट देखा है, हमने 2020 में भी बेयर मार्केट देखा है। बट उसके बाद क्या हुआ है ये ज्यादा मैटर करना चाहिए इन्वेस्टर्स को। तो इसीलिए भले ही यहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का आउटफ्लो आप बहुत ज्यादा ऑल टाइम हाई लेवल पे देख रहे हो, फिर भी मुझे लगता है कि आई थिंक आवर मार्केट्स हैव इवॉल्व्ड रियली वेल, तो वो भी देखना उतना ही इंपॉर्टेंट होगा। सो इसीलिए बिहेवियर मैनेजमेंट ये सबसे बड़ा की है व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। अब नेक्स्ट बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी के बारे में। तो इंडियन इकोनॉमी का जीडीपी
का फोरकास्ट मूडीज ने भी चेंज किया है फॉर कैलेंडर ईयर 2022। सो मूडीज ने जो प्रेडिक्शन दिए थे वो कैलेंडर ईयर के हिसाब से दिए थे। सो पहले जो एक्सपेक्टेशन था मूडीज का, दैट एक्सपेक्टेशन वाज 9.1% फॉर कैलेंडर ईयर 2022, मतलब जैन से लेके दिसंबर 2022 तक ये 9.1% का था, तो वो 30 बेसिस पॉइंट्स उन्होंने डिक्रीज कर दिया है एट 8.8%। But for calendar year 2023, the GDP growth expectations are 5.4%, तो वो वहां पे उन्होंने चेंज नहीं किए हैं। एक चीज याद रखनी होगी, लास्ट ईयर के जो बेस इफेक्ट्स थे वो बहुत नीचे थे, एंड दैट्स व्हाई इस कैलेंडर ईयर के जीडीपी के ग्रोथ रेट्स आपको ज्यादा नजर आएंगे। बट नेक्स्ट ईयर विथ द राइजिंग बेस वो नंबर्स कम हो सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई द एक्सपेक्टेशंस आर 5.4%। अक्रॉस ग्लोब ये नंबर्स लोअर साइड में ही है। स्टिल आई थिंक वी आर वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमीज और नंबर वन इकोनॉमी फ्रॉम जीडीपी ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू वी विल बी इन 2023 ऑल्सो। अब बीपीसीएल के बारे में यहां पे बात करते हैं। बीपीसीएल का डिसइन्वेस्टमेंट, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कंप्लीटली कॉल ऑफ हो चुका है, गवर्नमेंट ने वो डिक्लेयर कर दिया है। और उन्होंने बोला है कि रीजन क्या है, गवर्नमेंट सेज बिडर्स बैक्ड ऑफ विद ऑयल एंड गैस सेक्टर हिट बाय जियोपॉलिटिकल टेंशन। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन के माथे पे वो मार दिया है और बीपीसीएल का डाइवेस्टमेंट कैंसिल हो गया है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एचपीसीएल कंपनी है या फिर इंडियन ऑयल कंपनी है या फिर बीपीसीएल कंपनी है, व्हाई दीज थ्री डिफरेंट कंपनीज आर वर्किंग आउट, उनके बिजनेसेस को देखो, ऑलमोस्ट सारे बिजनेस सेगमेंट जो है वो सेम है। सो व्हाई कांट दे मर्ज इन वन एंड देन ट्राई टू थिंक अबाउट सेलिंग दैट थिंग। So I am not able to understand. Similar way, बहुत सारे PSU बैंक्स थे, अलग अलग बैंक्स थे, तो उन्होंने मर्ज कर दिए। सो होपफुली मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक इससे कुछ लर्निंग लेके एक बड़ा ही कंपनी बना दो एंड सेलिंग दैट कंपनी, आई थिंक, या फिर उसमें कुछ स्ट्रेटेजिक सेल करने हैं, बाहर से इन्वेस्टमेंट्स लाने हैं, कुछ करना है, जॉइंट वेंचर्स करने हैं, आई थिंक दैट वुड बी बेटर, बिकॉज जो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो नेटवर्क है, आई थिंक इट विल बी गुड कि एक कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट उस चीज में रही, तो शायद ये बढ़िया हो सकता है। आई एम स्टिल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। अगर आपको पता है कि क्यों ये अलग अलग तीन कंपनीज है, सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस कर रही है, सो और गवर्नमेंट की ही है, तो वहां पे एक करके उसको मर्ज करके एक बड़ी एंटिटी क्यों नहीं बनाई जा रही है, आई थिंक दैट वुड बी बेटर फ्रॉम दी डायरेक्शन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। एक एफर्ट कम हो जाएगा एंड फोकस भी रहेगा। सो देखते होता है क्या। मार्केट के बारे में बात करेंगे तो मार्केट में जो वोलेटिलिटी है, मार्केट जिटर्स है, उसकी वजह से बेट्स टुवर्ड्स डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स आर इंक्रीजिंग। तो वो कौन से डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स है विच आर परफॉर्मिंग बेटर, इसका एक छोटा सा वीडियो मैं जल्द ही आप लोगों के लिए आज ही अपलोड करूंगा विद द डिविडेंड यील्ड्स दे आर हैविंग फॉर फाइनेंशियल ईयर 22। हाईएस्ट यील्ड किसने दी है, कैसे है, क्या नहीं, ये कैलकुलेशन करके मैं आपको बताऊंगा, तो स्टे ट्यून्ड। अब चीपर स्टील के बारे में बात करेंगे। तो स्टील प्राइसेस पे, स्टील के एक्सपोर्ट्स पे जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई, उसकी वजह से डेफिनेटली अब एक्सपोर्ट्स तो अनअट्रैक्टिव हो गए, तो डोमेस्टिक कंजम्पशन पे ही दिमाग लगाया जाएगा। सो डोमेस्टिक कंज्यूमर सबसे बड़े कौन है, ऑटो इंडस्ट्री है। सो दैट्स व्हाई अभी ऐसा लग रहा था बिकॉज ऑफ द राइजिंग स्टील प्राइसेस ऑटो कंपनीज फिर से प्राइसेस बढ़ाएंगे, बट वो प्राइस हाइक्स उन्होंने कैंसिल कर दी है। अभी तक प्राइस कम नहीं किए हैं। अब देखेंगे इस क्वार्टर में बहुत सारे एग्रीमेंट्स हो सकते हैं विद द डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स, जो टाटा स्टील है, जेएसडब्ल्यू स्टील है, या फिर बाकी अदर कंपनीज है, स्टील कंपनीज, उनके साथ शायद अब वो डिस्कशंस होंगे, प्रॉपर बार्गेनिंग होगी, एंड उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑटो कंपनीज पे हो सकता है। नेगेटिव फॉर स्टील प्रोड्यूसर्स but positive for auto producers, there is no doubt. So a good news for auto sector and the consumers also who are going to buy the cars. अब एसजेवीएन के बारे में बात करते हैं। सतलज जल विद्युत निगम, इन्होंने टाटा पावर के साथ एक पैक्ट इंक किया है फॉर सोलर सिस्टम। सो मतलब सोलर प्रोजेक्ट है, 5,500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है ये। 1000 मेगावाट मतलब 1 गीगावाट का ये प्रोजेक्ट है। सो ऑब्वियसली क्लीन एनर्जी वाला प्रोजेक्ट है, सोलर का है तो, और बीकानेर राजस्थान में वो होने वाला है। तो आई थिंक राजस्थान हो, कर्नाटका हो, बहुत ही एग्रेसिवली ये क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के इनिशिएटिव्स में पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ रहे, विच इज रियली वेरी गुड। एसजेवीएन को वो ऑलरेडी उनको कॉन्ट्रैक्ट मतलब मिला था फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट, और वो उन्होंने नेक्स्ट इन अ वे सब कॉन्ट्रैक्ट किया है टू टाटा पावर, हु इज द मास्टर ऑफ डूइंग ऑल दोस थिंग्स। ईपीसी प्रोजेक्ट ये रहेगा।
अब ओएनजीसी के बारे में बात करते हैं तो ओएनजीसी टू इन्वेस्ट 31,000 करोड़ रुपीस, कितने 31,000 करोड़ रुपीस ओवर द नेक्स्ट 3 years इन फाइंडिंग ऑयल एंड गैस फील्ड्स। तो यहां ऐसा माना जा रहा है कि हमारी जो डिपेंडेंसी 80-85% डिपेंडेंसी है हमारी ऑयल एंड गैस के इंपोर्ट्स पे, उस पे ही हम डिपेंडेंट है। तो यहाँ डोमेस्टिकली अगर हम ऑयल एंड गैस फील्ड्स आइडेंटिफाई करते हैं तो उसके लिए ओएनजीसी 31,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने वाला है। ओएनजीसी इज इवन रेडी टू सेल इट्स स्टेक, तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर लाने की भी कोशिश वहां पे ओएनजीसी की तरफ से हो रही है। फॉर व्हाट, कि भाई जो डिफिकल्ट ऑयल फील्ड है वहां से ऑयल को कैसे या फिर गैस को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए, सो उस पे काम चल रहा है। सो मुझे लगता है गवर्नमेंट का एक कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट इस चीज में तो डेफिनेटली हो रहा है कि जो डिपेंडेंसी एनर्जी के पे हम बाहर पे डिपेंडेंट है 80-85% तक, सो आई थिंक वो कहीं ना कहीं कम करनी है। एंड इसीलिए ग्रीन एनर्जी के इनिशिएटिव्स हो, क्लीन एनर्जी के इनिशिएटिव्स हो, हाइड्रोजन पावर के इनिशिएटिव्स हो, ये गवर्नमेंट की, या ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, वो अगर हम देखते हैं तो ये बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, बिकॉज जो डिपेंडेंसी हमारी फॉरेन मार्केट टिपिकली ऑयल मार्केट्स पे है, आई थिंक वो कहीं ना कहीं एनर्जी के कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कम करनी है। सेल्फ रिलायंट बनने की तरफ ये बहुत ही सही कदम होगा, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। सो आशा करता हूं दोस्तों कि ये भी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।